हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। राइट, क्या आता है आपके दिमाग में जब ये वर्ड पढ़ते हो, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस? तो धुंधला धुंधला सा कुछ ऐसा याद होगा कि बचपन में काइनेटिक थियरी पढ़ी थी। बचपन में ही क्या, एट्थ में, सेवेंथ में, सिक्स्थ में काइनेटिक थियरी आती ही है ना? क्या कहती है काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस के? ऑल द काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर पढ़ी हुई है। वो काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर को हम गैसेस के लिए कन्वर्ट करते हैं। जैसे काइनेटिक थियरी ऑफ सब्सटेंस में ऐसा कहते हैं कि ऑल द सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स विच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, है ना? सेम वे गैसेस के लिए भी वो एप्लीकेबल है। कुछ कुछ पॉइंट्स, जैसे सॉलिड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है तो गैसेस में इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है। तो काइनेटिक थियरी की बात होगी एक गैसेस के रिस्पेक्ट में, और उसी काइनेटिक थियरी को यूज करके हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इन तीन चीजों को समझेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में। मतलब उनके मैथमेटिकल फॉर्मेट्स को हम चेंज करेंगे यानी एक मैथमेटिकल फॉर्मेट हम ऑब्टेन करेंगे प्रेशर के लिए। जैसे प्रेशर का हमको एक जनरल फॉर्मूला पता है, फोर्स अपॉन एरिया, वो हर स्टेट के लिए एप्लीकेबल है। बट गैसेस में उस चीज में, इस फॉर्मूला में किस तरह का मॉडिफिकेशन आएगा वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, राइट? काइनेटिक थियरी especially for the gases, and then connecting the pressure, volume and temperature, obtaining the equation for the pressure, obtaining the equation for the momentum, right? और जो दूसरे लॉज है, पीवी P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 एक्सेट्रा, उन सब चीज़ों को थोड़ा गहराई में देखते जाएंगे। थर्मोडायनामिक्स से अलग है, मतलब कह सकते हो उसका कंटिन्यूएशन है ये काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, राइट? थर्मोडायनामिक्स जनरली इंजन से रिलेटेड है, प्रोसेस से रिलेटेड है। ये चैप्टर किसी इंजन या किसी प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है, बट गैसेस के बारे में बहुत गहराई में समझ देता है हमको। खास करके प्रेशर क्या होता है, इक्वेशन, राइट? उसका इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन। गैसेस को हम जैसे मेजर करना चाहे कि भाई इस रूम के अंदर कितनी गैस है, कैसे मेजर करोगे? कितनी डेंसिटी है, कैसे मेजर करोगे? तो वो तरीके, अप्रोक्सीमेशन के तरीके डिटेल में सीखने मिलेंगे इस चैप्टर में। सो लेट अस स्टार्ट। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस का इंट्रोडक्शन। फिजिक्स ऑफ गैसेस इज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट इन थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स का हिस्सा है ये। एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एग्जिस्टिंग आइदर इंडिविजुअली और या तो फिर मॉलिक्यूल है, तो जैसे हाइड्रोजन है तो मॉलिकुलर फॉर्म में होता है H2, ऑक्सीजन है तो मॉलिकुलर फॉर्म में होता है O2, राइट? कन्वर्सली आर्गॉन ले लो, नोबल गैस, सिंगल एटम एग्जिस्ट करता है। हीलियम, नोबल गैस, सिंगल एटम एग्जिस्ट करता है। सो काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, जैसा कि मैंने कहा, खास करके इन तीन चीजों के बारे में बात करती है, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर। अब इन तीनों चीजों को थोड़ा और डिटेल में कनेक्ट करें तो वॉल्यूम का मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये चीज को भी हम बहुत डिटेल में देखेंगे, मतलब ये काफी बड़ा वर्ड है। वॉल्यूम का मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है ये भी हम समझेंगे। प्रेशर जो है वो कॉलिजन्स से जुड़ा हुआ है। कॉलिजन्स जो होते हैं ये ऑलरेडी अगेन तुमने 9th में 10th में देखा होगा कि प्रेशर इज बिकॉज ऑफ चेंज इन मोमेंटम, राइट? चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट कॉलिजन्स हो रहा है, इसीलिए मोमेंटम में चेंज आ रहा है। तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखेंगे कि प्रेशर एग्जिस्टेंस में आता कैसे है और कनेक्टिंग इक्वेशंस क्या है। तो वॉल्यूम को, जो वॉल्यूम के बारे में जो समझ है वो हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम से मिलती है। प्रेशर के बारे में जो समझ है या इक्वेशन है वो हमको कॉलिजन से मिलते हैं। और टेम्परेचर के बारे में जो समझ है वो हमको काइनेटिक एनर्जी से मिलती है। ये तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके कि टेम्परेचर का मतलब कह दो काइनेटिक एनर्जी है, या टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द काइनेटिक एनर्जी, या कन्वर्सली कह दो कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी वही टेम्परेचर, राइट? टेम्परेचर का डेफिनेशन न्यू कन्वेक्शन के हिसाब से,
मॉडर्न डेफिनेशन क्या है टेम्परेचर का? इट इज द total kinetic energy of all the molecules of the substance, right? Total kinetic energy of all the molecules of the substance, we call it as a temperature. Total नहीं, average kinetic energy of all the molecules of the substance. So ये चीज याद रखो, इन्हीं चीजों को, ये एक थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है और इसी चीज को हम डेप्थ में लेकर जाएंगे. So this theory establishes a relation between the microscopic properties. कौन सी है microscopic properties? Speed of molecules, momentum of molecules, और उन चीजों को मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के साथ रिलेट करेंगे. मतलब कि इन माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, स्पीड, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, उन चीजों को यूज करके ये समझेंगे और उनके मैथमेटिकल इक्वेशंस हम देखेंगे. फिर मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ द मैटर. मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर मतलब एक ओवरऑल आइडिया कि भाई एटम्स मॉलिक्यूलर लेवल पर सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या क्या डिफरेंस है, राइट? सो जॉन डाल्टन प्रपोज साइंटिफिक एटॉमिक थियरी. फिर उसके बाद में मॉडर्न एटॉमिक थियरी आई, क्योंकि जॉन डाल्टन ने कहा था कि भाई एटम इज नॉन डिविजिबल पार्ट ऑफ द सब्सटेंस, बट एटम तो फर्दर डिवाइड हुआ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स में. तो मॉडर्न एटॉमिक थियरी आई. फिर उसके बाद और रिसर्च के बाद में जो प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, वो लोग भी और छोटे पार्टिकल्स जिसको क्वार्क कहते हैं, QUARC, क्वार्क से बने हुए हैं. और फिर आगे राम ही जाने कि क्वार्क भी किसी और चीज का बना हुआ है कि नहीं है. तो जॉन डाल्टन के बाद भी काफी सारा वर्क हुआ है. अकॉर्डिंग टू हिम एटम्स आर द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स. ऑल एटम्स ऑफ वन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, है ना? बट वो फिर चीज प्रूव हुई थी, रॉन्ग प्रूव हुई थी कि ऑल एटम्स ऑफ वन एलिमेंट्स आर नॉट आइडेंटिकल इन द केस ऑफ आइसोटोप्स, राइट? बट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट. ये डाल्टन की थियरी है, जिसके बाद में फिर मॉडर्न थियरी आई थी. तो होपफुली पता होना ही चाहिए तुमको, ऑल एटम्स ऑफ वन एलिमेंट आर आइडेंटिकल. ये डाल्टन के हिसाब से था. और इसी चीज को मॉडर्न के टर्म्स में लिखे तो इवन द एटम्स ऑफ आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट आर डिफरेंट. But atoms of different elements are different. The size of the atom is around 1 angstrom. A small number of atoms of each element combine to form the molecules. So molecules मतलब atoms का combination, right? As elements are often in the form of molecules, Dalton's atomic theory can also be called as molecular theory. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, ये बहुत एडवांस या लेटेस्ट वर्जन है माइक्रोस्कोप से, जिससे मॉलिक्यूल्स को देखा तक गया है, ऐसा वो लोग कह रहे हैं, या काफी क्लोज वो माइक्रोस्कोप के थ्रू काफी मैक्सिमम लेवल तक हम जूम करके चीजों को समझ सके हैं. फिर बाद में सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, ये भी होपफुली तुम्हें पता ही होगा. बस कुछ एक ये जनरल चीज है कि जो तुम्हें पता होनी चाहिए ये चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले. तो ये थी डाल्टन्स एटॉमिक थियरी. चाहो तो यहाँ पे मॉडर्न एटॉमिक थियरी खुद से लिख दो. अगर तुम्हें पता नहीं है, जैसे ये पॉइंट मैंने कहा पता नहीं है, तो फिर मॉडर्न एटॉमिक थियरी थोड़ा सर्च करके लिख दो. फिर ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में एक ओवरऑल आइडिया कि भी सॉलिड्स में एटम्स, मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास में होते हैं. बहुत पास पास में यानी उन दोनों के बीच की स्पेस जो होती है 2 एंगस्ट्रॉम जितनी होती है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, राइट? और इसीलिए उनका डिफाइनाइट शेप और साइज होता है. लिक्विड्स के अंदर स्पेसिंग ऑलमोस्ट सेम ही है, बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी वीक होता है, राइट? रिलेटिवली वीकर. एंड इसी वजह से उनके पास फिक्स्ड शेप नहीं होता है. वो वॉल्यूम फिक्स है उनके पास, डिफाइनाइट वॉल्यूम होता ही होता है, बट शेप साइज नहीं होती. और गैसेस में जो स्पेस है टेंस ऑफ एंगस्ट्रॉम, मतलब यहाँ पे 2 एंगस्ट्रॉम के आसपास था, तो यहाँ पर जो एटम्स के बीच की जगह है दैट विल बी अराउंड 10 एंगस्ट्रॉम. सो एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी वीक है, इंटरमोलिकुलर स्पेस काफी ज्यादा है. सो अल्टीमेटली नो फिक्स्ड वॉल्यूम और ना ही फिक्स्ड शेप और साइज होता है. तो ये पता होना चाहिए.
फिर एक और वर्ड यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है मीन फ्री पाथ। एक एटम इधर है, दूसरा एटम उधर है, तो इस एटम को यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा इससे साथ कॉलाइड करने के लिए। कॉलिजन्स होते ही रहते हैं रैंडमली, जरूरी नहीं है सिर्फ कॉलाइड करने जा रहा हूँ, ये अपने रास्ते से जा रहा है, कॉलिजन हो गया। तो इस जगह से इस जगह तक का ये जो रास्ता है इसको हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। वैसे ये फ्री पाथ हुआ, बट हर एटम एक यहाँ से यूं जा रहा है, एक यहाँ से यूं जा रहा है, तो ये जो भी सारे पाथ है ना, इन सब का एवरेज निकालोगे, दो कॉलिजन्स के बीच में जो रास्ता कवर किया है उसका जो एवरेज है उसको हम कहेंगे मीन फ्री पाथ, राइट। द डिस्टेंस एवरेज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कॉलिजन्स, वी कॉल इट एज ए मीन फ्री पाथ। आगे बढ़ते हैं, आइडियल गैस और परफेक्ट गैस। क्या होती है आइडियल गैस या परफेक्ट गैस? आइडियल गैस या परफेक्ट गैस वो होती है जो स्ट्रिक्टली गैस लॉस को ओबे करती है। अब स्ट्रिक्टली गैस लॉ को ओबे करने के लिए क्या चीज जरूरी है? पहली बात तो यही है कि उसका साइज नेग्लिजिबल होना चाहिए, एटम का साइज नेग्लिजिबल होना चाहिए। और दूसरा क्या बात है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होना चाहिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह दो या रिपल्शन कह दो, वो और जीरो होना चाहिए, नो फोर्स। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एटम जो है गैस का उसकी साइज नेग्लिजिबल या जीरो हो? नहीं हो सकता। अट्रैक्शन या रिपल्शन पार्टिकल्स के बीच में जीरो हो? ऐसा भी नहीं हो सकता है ना कुछ तो होगा, चाहे डेसिमल पॉइंट डाल के आप मतलब या तो 10 का पावर कितना ही नेगेटिव ले लो, बट कुछ तो होगा। सो अल्टीमेटली कोई भी गैस परफेक्ट गैस या आइडियल गैस नहीं है। जो भी गैसेस हम जानते हैं या जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, हीलियम ले लो, नाइट्रोजन ले लो, क्लोरीन ले लो, राइट, ओजोन, कोई भी गैस के बारे में ले लो, सल्फर डाइऑक्साइड ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, तो कोई भी गैस के बारे में ले लो, ये कोई भी गैस आइडियल नहीं है। मतलब कि इनके मॉलिक्यूल्स का या आइटम्स का साइज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन भी है, जीरो नहीं है। हावेवर कोई भी गैस अगर लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे मेंटेन करोगे तो वो अपना बिहेवियर रियल या वो अपना बिहेवियर आइडियल गैस जैसा बनाएगी या दिखाएगी। किसी भी गैस को लो प्रेशर पे रखो और टेम्परेचर बहुत हाई रखो, तब जो उसका बिहेवियर होगा वो एग्जैक्टली आइडियल या परफेक्ट गैस की तरह होगा। कैसा होता है आइडियल गैस का बिहेवियर, कैसा होता है परफेक्ट गैस का बिहेवियर? यही कि भाई साइज जीरो हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो, गैस लॉस को स्ट्रिक्टली ओबे करे। गैस लॉस को स्ट्रिक्टली ओबे करे मतलब जैसे मैं बॉयल्स लॉ लिखूं तो बॉयल्स लॉ क्या था? टेम्परेचर कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। अब इक्वेशन को गोली मारो, ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं सो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ, तो कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। अब ये स्ट्रेट लाइन परफेक्ट गैस या आइडियल गैस, दोनों वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स ही है। तो आइडियल गैस स्ट्रेट लाइन देती है, रियल गैस कैसा ग्राफ देती है? रियल गैस का ग्राफ है ना थोड़ा ऐसा कर्व जाता है डिपेंडिंग अपॉन प्रेशर एंड टेम्परेचर। सो रियल गैस को मतलब जो भी गैसेस मैंने कही, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, उनको आइडियल के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करना है तो उस रियल गैस का प्रेशर लो रखो और टेम्परेचर हाई रखो। या इसको एक एजम्पशन भी कह सकते हो कि जो भी हम डेरिवेशंस वगैरह करेंगे इस चैप्टर में, तो उसमें ये हमारा एक एजम्पशन है कि भाई प्रेशर लो रहना चाहिए और टेम्परेचर हाई रहना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है बिहेवियर ऑफ द गैसेस। तो ऑलरेडी ये टॉपिक भी यही कह रहा है कि जो रियल गैस है ना, आइडियल गैस तो कोई होती नहीं है, बट आइडियल कंडीशंस को कंसीडर कर कर ही कुछ लॉज, ग्राफ्स, है ना, जैसे ये मैंने बताया कि आइडियल कंडीशन के हिसाब से ऐसा ग्राफ होना चाहिए। अब ऐसे टेढ़े मेढ़े ग्राफ होते हैं ना तो थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है।
पीएचडी लेवल पे ठीक है टेढ़े मेढ़े ग्राफ लेके हम कैलकुलेशंस करें, बट 12 के लेवल तक हम आइडियल कंडीशंस वाले ग्राफ उससे रिलेटेड कैलकुलेशन समझते हैं, फिर बाद में एग्जैक्टली रियल कंडीशंस के लिए हमारा नॉलेज एक्सपांड करते हैं। तो क्या कहता है ये टॉपिक, वही कहता है बिहेवियर ऑफ गैसेस, कैसा होगा बिहेवियर ऑफ गैसेस। सो compared to solids and liquids, it is easier to understand the properties of gases. This is because molecules in gases are far apart and mutual interactions among the molecules are negligible except when they collide. Gases behave as highly compressible low densities that expand to fill whole of the container with particles at constant rapid and random motion. Their behavior is governed by pressure, volume, temperature and amount of moles. फिर बिहेवियर ऑफ गैसेस के बारे में ये जो पैराग्राफ था उसको कंसाइज फॉर्म में समझो तो एक्सपांशन एंड प्रेशर, गैसेस बहुत ज़्यादा एक्सपांड कर सकती है, गैसेस को बहुत हाई डिग्री तक प्रेशराइज किया जा सकता है कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, मे बी फर्दर सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाए, है ना। जैसे वो ड्राई आइस होता है ना, कॉम्प्रेस कर करके उसको सॉलिड फॉर्म में बना देते हैं, छोड़ दो तुरंत उसका गैस बनने लगता है। सो गैस मॉलिक्यूल्स मूव इन ए स्ट्रेट लाइन अंटिल कोलाइडिंग विथ ईच अदर, या तो फिर वॉल्स ऑफ द कंटेनर प्रोड्यूसिंग द प्रेशर। कॉम्प्रेसिबिलिटी, यहाँ गैसेस काफ़ी हद तक कॉम्प्रेस कर सकते हैं, काफ़ी हद तक प्रेशराइज कर सकते हैं, उनको लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। इनकी डेंसिटीज काफ़ी कम होती है गैसेस की, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है ना। सो एक यूनिट वॉल्यूम ले लोगे, लेट्स से एक यूनिट वॉल्यूम एज्यूम करो, तो इस यूनिट वॉल्यूम के अंदर बहुत कम गैस के पार्टिकल्स होंगे, तो अल्टीमेटली डेंसिटी काफी कम है गैस की। डिफ्यूजन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, दूसरी जगह से वापस इस जगह पर आना, डिफ्यूजन। पार्टिकल्स का इंटरमिक्स होना, वैसे भी समझ सकते हो डिफ्यूजन में, है ना। जैसे पानी का ग्लास है, उसके अंदर शरबत डाला तो धीरे धीरे पार्टिकल्स एक दूसरे में मिक्स होने लगते हैं, क्योंकि वो लिक्विड है तो डिफ्यूजन में टाइम लगता है, एक बार चम्मच घुमा दो तो सब मिक्स हो जाएंगे। बट गैसेस के फॉर्म में तो किसी एक कॉर्नर में इत्र की बॉटल खोलोगे तो स्मेल तुरंत ही पूरे रूम में फैल जाएगी, में भी 2 सेकंड में 3 सेकंड में। तो कहने का मतलब यही है, पार्टिकल्स कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में होते ही है, और डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं या स्मेल पहुंच जाती है। गैसेस के ये फंडामेंटल लॉज है, पता होने ही चाहिए ढंग से तुम्हें, राइट। बॉयल्स लॉ का मतलब टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, सो अल्टीमेटली टी कांस्टेंट है यहाँ पर। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है, फिर गे-लुसैक्स लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और एवोगैड्रोस लॉ V1 by μ1 μ2। म्यू क्या है? म्यू इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस। जनरली गैसेस कह दो या सब्सटेंसेस कह दो, ग्राम्स में केजी में नहीं लेते हैं हम उनको। केमिस्ट्री से रिलेटेड स्टडीज जब होती है तब सब्सटेंस को हम मोल्स के टर्म्स में लेते हैं। मोल्स भी पता होना चाहिए, आगे देखते हैं हम मोल का मतलब क्या है। और आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT μRT। nRT भी लिखते हैं पर n को भूल जाओ क्योंकि n कुछ और डिनोट करता है, तो म्यू को याद रखोगे, ग्रीक अल्फाबेट म्यू को याद रखो, म्यू इज नंबर ऑफ मोल्स। nRT भी लिखते हैं स्मॉल n, बट n जैसा कि मैंने कहा वो कुछ और रिप्रेजेंट करता है, तो म्यू RT ही रहने दो, nRT नहीं लिखना है। आगे बढ़ते हैं। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, खास गैसेस के लिए ही दिया गया है। वैसे तो कोई भी सब्सटेंस पे एप्लीकेबल है, पर खास करके गैसेस में ये काफी हेल्पफुल है। क्या कहा था एवोगैड्रो ने ऐसा कहा था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस contains same number of particles. Equal volume of all the gases under identical conditions of pressure and temperature
वुड कंटेन सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, ये गैस के लिए, स्पेसिफिकली गैस के लिए है। तो जैसे ये रहा, मैंने एक बक्सा बनाया, ये दूसरा बक्सा बनाया, ये तीसरा बक्सा बनाया, राइट। इसके अंदर नाइट्रोजन है, इसके अंदर ऑक्सीजन है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। सेम कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो इसका प्रेशर है लेट्स से 2 atm, राइट, और टेम्परेचर है लेट्स से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, या केल्विन में भी ले सकते हो। इसका भी सेम 2 atm 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका भी प्रेशर सेम है 2 atm 10 डिग्री सेंटीग्रेड। सो यही वो कह रहा है कि सेम फिजिकल कंडीशंस है और सेम वॉल्यूम है, तो सबके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम ही होंगे। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हियर लेट्स से n1, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हियर लेट्स से n2, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हियर लेट्स से n3. So n1 is going to be, n2 is going to be n3. Number of particles are going to be same. ये एवोगैड्रो का लॉ है। Equal volume of gases under same condition of pressure and temperature will have same number of particles. और वो नंबर भी एवोगैड्रो ने दिया। कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.02 इंटू 10 to the power 23, इतने पार्टिकल्स होंगे, एवोगैड्रोस नंबर, है ना। सो सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर होगा, पार्टिकल्स सब में सेम होंगे, यानी कि सबके अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे। 6.023 इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल्स होंगे। कैसे लेके आया एवोगैड्रो ये नंबर? एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं इसको, डिनोटेड बाय एन है। कैसे लेके आया एवोगैड्रो ये नंबर? काफ़ी सारी मेहनत की होगी, बहुत सारा रिसर्च वर्क किया होगा, कैलकुलेशंस की होगी, बहुत सारी किताबें पढ़ी होगी, तो हम उस हिस्ट्री में नहीं जाते, पर उन्होंने जो कंसेप्ट दिया है और जो नंबर दिया है, इसको यूज करके हम साइंस को आगे बढ़ाते हैं। सो सेम वॉल्यूम है, सेम फिजिकल कंडीशन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम रहने वाले हैं, दैट इज 6.02 इंटू 10 to the power 23। एडिशनली इसका एक और रूप है वॉल्यूम के टर्म्स में, कि अगर 22.4 लीटर ले लोगे ना किसी भी गैस का, 22.4 लीटर ले लो किसी भी गैस का, प्रोवाइडेड एट एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी की वैल्यूज है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है 273 केल्विन और नॉर्मल प्रेशर रहता है 1 atm। सो इस कंडीशन पे 22.4 लीटर ले लो, नाइट्रोजन का ले लो, ऑक्सीजन का ले लो, CO2 का ले लो, इस कंडीशन पे 22.4 लीटर, या तो फिर 22.4 डीएम क्यूब, डेसीमीटर क्यूब ले लो, वॉल्यूम के टर्म्स में लेना चाहो, ऐसा बक्सा बना के लेना चाहो तो डीएम क्यूब या लीटर, ये इंटर कन्वर्जन है। 22.4 लीटर इज ऑल्सो इक्वल टू 22.4 डीएम क्यूब, 22.4 एनटीपी पे ले लो, राइट। तो तब भी सबके अंदर सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी होंगे और वो उसका मॉलिक्यूलर वेट बनेगा, वो उसका मॉलिक्यूलर वेट बनेगा। फिर से एक और बार, 22.4 लीटर ले लोगे ना किसी भी गैस का, 22.4 लीटर मतलब अब ये बक्से, तो यहां पर तो किसी भी साइज के बक्से ले लो प्रोवाइडेड तीनों सेम हो, पर यहां पर कंपलसरी 22.4 की साइज का बक्सा चाहिए, यही टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए, और उस बक्से के अंदर जितनी भी गैस होगी उसका जो वजन होगा वो मॉलिक्यूलर वेट होगा गैस का, है ना। तो लेट्स से ये मैंने 22.4 लीटर का बक्सा लिया और एनटीपी पे रखा, तो इसका जो वजन है ना, वेट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। For an example, mass of 22.4 liter of oxygen at NTP is 32 grams, which is the molecular weight of oxygen, right? Oxygen O2, तो O2 का वजन 32 ग्राम। ये कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग कह दो या थियरी कह दो या कंक्लूजन कह दो,
एवोगैड्रो ने दिया था। एवोगैड्रो का नंबर जरूरी है, ये चीज एक जरूरी है समझ। आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये एक और चीज रह गई कि भाई 32 ग्राम है और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कितने होने वाले हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी इतने ही होंगे एवोगैड्रोस नंबर जितने। अगर ये कंडीशन लेते हो तो कोई भी कंडीशन लेते हो तो उसका वजन मॉलिक्यूलर वेट जितना होगा वो नहीं है। पर कोई भी साइज का बक्सा नहीं, 22.4 लीटर की साइज का बक्सा और कंपलसरी एनटीपी, कोई भी कंडीशन नहीं, एनटीपी वाली कंडीशन लो और इसका जो वजन मिलेगा गैस का वो मॉलिक्यूलर वेट होगा। और इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी सपोज ऑक्सीजन थे तो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगैड्रोस नंबर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब इस चीज को कंसाइज फॉर्म में कैसे लिखोगे, इस चीज को कंसाइज फॉर्म में लिखना और याद रखना जरूरी है। एक्सप्लेनेशन तो दे दिया मैंने, तो कुछ ऐसा कह सकते हो समराइज करके के सेम वॉल्यूम एंड फिजिकल कंडीशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी इक्वल टू Na। फिर दूसरा जो मुद्दा है, वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस हैज एन ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, एंड वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। ऐसे ये कंसाइज फॉर्मेट में लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर एक ऐसा कह सकते हो कि ब्रेक थ्रू डिस्कवरी थी गैसेस की स्टडीज से रिलेटेड, और इस ब्रेक थ्रू डिस्कवरी को हम बहुत अलग अलग फॉर्मेट में डिकोड कर सकते हैं। सो जो भी मैंने कहा पीछे उसी चीज का एप्लीकेशन है, टू कैलकुलेट एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रोस नंबर टू कैलकुलेट द एक्चुअल वेट ऑफ द वन एटम ऑफ एलिमेंट। एक एटम का वजन कितना है ये हम ढूंढ सकते हैं। कैसे? सो लेट्स से मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि भाई ऑक्सीजन है, राइट? ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ऑक्सीजन गैस, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 32 ग्राम, मुझे पता है एक एटम का 16 और ऑक्सीजन गैस यानी O2 32 ग्राम। सो 32 ग्राम में कितने पार्टिकल्स होंगे? एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना? अच्छा, मुझे सिर्फ एटम का ढूंढना है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है ना, तो सिर्फ चलो ऑक्सीजन ही लेते हैं, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं लेना है। और ऑक्सीजन तो सिंगल एग्जिस्ट करती नहीं है, यूं ही रफ करना है, इसको हम सेकंड में शिफ्ट कर सकते हैं।
टू कैलकुलेट द एक्चुअल वेट ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, वैसे ऐसे भी कर ही सकते हैं, पर चलो सिंगल एटम के बारे में कहा है तो हम सिंगल एटम का ढूंढ लेते हैं। तो सिंगल एटम के लिए मैं ले लेता हूं हीलियम, है ना। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। सो हीलियम का मास नंबर हो जाता है 4। सो 4 ग्राम अगर मैं हीलियम लेता हूं तो उसके अंदर कितने एटम्स होंगे, एवोगैड्रोस नंबर जितने। सो 4 ग्राम एटॉमिक वेट इसका 4 ग्राम है, 4 ग्राम में एनए होंगे, एनए नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो सिर्फ वन पार्टिकल का वजन कितना होगा। सो वन पार्टिकल का वजन कितना होगा, 1 इंटू एन ए अपॉन 4 ग्राम। ये आ गया मुझे वेट ऑफ वन एटम। ये हीलियम के लिए मैंने किया। और इसको जनरल फॉर्मेट में समराइज करना चाहे तो वेट ऑफ वन एटम विल बी इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर अपॉन एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट सेम वे वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ढूंढना है मुझे, तो एवोगैड्रोस नंबर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसको समझने के लिए ऑक्सीजन लिया है, ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है O2। तो 32 ग्राम में एन ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो एक मॉलिक्यूल का वजन कितना होगा। सो ये मुझे मिल जाएगा 1 इंटू गलत लिख दिया, 1 इंटू 4 अपॉन एन ए ऐसा आएगा। तो ये मिलेगा मुझे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो 1 इंटू 4 अपॉन एन ए। ये फॉर्मूलाज भी करेक्ट कर लो। एटॉमिक वेट अपॉन एन ए, है ना, एटॉमिक वेट अपॉन एन ए। यहाँ पर आएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन ए, राइट। सो सेम वे ऑक्सीजन गैस 32 ग्राम में एन ए पार्टिकल्स है, तो 1 में कितना क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 32, 1 इंटू 32 अपॉन एन ए। ये मुझे मिल गया एक एटम का, एक मॉलिक्यूल का वजन। यहाँ एटम था। फिर टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन गिवन अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट, तो गिवन अमाउंट ऑफ एलिमेंट के अंदर कितने एटम्स होंगे। सो ये भी सिंपल ही है। जैसे अगेन ऑक्सीजन का ही एग्जांपल ले, फॉर ऑक्सीजन, राइट, ऐसा दिया हुआ है कि भाई नंबर ऑफ एटम्स इन x ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, है ना, वही कि भाई नंबर ऑफ एटम्स इन गिवन अमाउंट ऑफ एलिमेंट, तो x ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कितने एटम्स होंगे। तो मुझे तो पता ही है कि भाई 16 ग्राम है, एटम के बारे में बात हो रही, इसलिए मैंने एटॉमिक वेट लिया है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता तो मैं मॉलिक्यूल लेता, जैसे यहाँ पे कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन y ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां पर मैं लेता 32 ग्राम। सो 16 ग्राम नंबर ऑफ एटम्स इन x ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान रहे एटम है, तो 16 ग्राम के अंदर कितने एटम्स है, एवोगैड्रोस नंबर जितने एटम्स है, तो x ग्राम के अंदर कितने होंगे। सो दैट विल बी इक्वल टू x इंटू एन ए अपॉन 16, है ना। सो जो भी क्वांटिटी दी हुई है, फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स विल बी इक्वल टू x ग्राम्स में है ये,
है ना, x ग्राम दिया हुआ है इनटू नंबर ऑफ एवोगैड्रोस नंबर अपॉन 16 ग्राम, जो उसका एटॉमिक वेट है। और सेम वे इधर फॉर्मूला लिखो तो ऐसा रहेगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी y ग्राम सब्सटेंस दिया हुआ है, एवोगैड्रोस नंबर अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ एटॉमिक वेट है तो 16 क्यों लिखना है, फॉर्मूला है ना, तो फॉर्मूला तो जनरल फॉर्मेट में ही होना चाहिए। तो एटॉमिक वेट यहाँ पर आएगा, एटॉमिक वेट, कोई नोटेशन नहीं है इन चीज़ों का, तो मैं पूरे वर्ड्स ही यूज़ कर रहा हूँ, मॉलिक्यूलर वेट। और इनका हर चीज़ का ऐसा नोटेशन भी मत बनाओ कि भाई MT लिख दिया या M लिख दिया, वो सब चीज़ें फिर क्या है, एडिशनल कंफ्यूजन क्रिएट करती है, क्योंकि सेम नोटेशन फिर और किसी चीज़ में यूज़ किया हुआ हो तो। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो एटम्स में, अब इसमें मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है, तो 32 ग्राम के अंदर Na अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो Y ग्राम के अंदर कितने होंगे, तो Y इंटू Na अपॉन 32। ये एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल से मैंने जनरलाइज्ड कर दिया है। टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम दिया हुआ है उसमें से भी हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे पढ़ा हमने, है ना, कि 22.4 लीटर का वॉल्यूम होगा या 22.4 DM क्यूब का वॉल्यूम होगा, तो उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, Na। तो अब गिवन वॉल्यूम है तो V लीटर्स का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स कह दो या एटम्स कह दो, दोनों के लिए ही यूज कर सकते हो। मॉलिक्यूल्स लिखा है तो मॉलिक्यूल्स लिखो, एटम्स के बारे में पूछा है तो एटम्स लिखो। सो ये हो जाएगा Na इंटू V लीटर्स अपॉन 22.4 लीटर, ऐसा। तो गिवन वॉल्यूम है, उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे वो। सो 22.4 लीटर ऑक्सीजन का ले लो, तो उसमें Na पार्टिकल्स होंगे। 22.4 लीटर नाइट्रोजन का ले लो, उसमें भी Na पार्टिकल्स होंगे। ट्रू और फॉल्स, ये जो मैं बोला वो सही है कि गलत है। मैंने क्या कहा कि 22.4 लीटर में Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ये है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस का है, ये रहा पॉइंट, ये रहा पॉइंट, ये 22.4 लीटर में राइट एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं और उसका वजन मॉलिक्यूलर वेट जितना होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला कि 22.4 लीटर का ऑक्सीजन ले लूँ, उसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। 22.4 लीटर नाइट्रोजन ले लूँ, उसमें भी एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। ट्रू कब होगा ये, जब दिया होगा NTP पे, कंडीशंस NTP वाली ही चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, या तो STP कह दो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तब ही, अदरवाइज कोई भी अनऑप्शन आप टेम्परेचर प्रेशर पे वैलिड नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, परफेक्ट गैस इक्वेशन, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ R, इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जो भी पढ़ाया है इसको रिवाइज करो, राइट, समराइज करो, ढंग से रिटेन करो। रिटेन मतलब समझ को रिटेन करना है, गोखना नहीं है, मगअप नहीं करना है, इसमें कुछ समझ चाहिए। एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, उसका जो मतलब है जो और ढंग से समझो, खुद के हिसाब से एग्जाम्पल्स बना के समझो। ऑलरेडी 10th में आ ही चुका है वो एवोगैड्रोस नंबर, राइट। मे भी ढंग से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा है तो गो थ्रू करो, 10th की टेक्स्ट बुक भी गो थ्रू करो। ठीक है, सी यू, बाय बाय।